Okay, I better understand. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Wait. Yes. Double pages. Huh. Okay. Hmm. हमारा 5 अगस्त का हमने कंप्लीट कर लिया था, आपको याद आ रहा होगा। हम आप 6 तारीख को चलते हैं, शिमोजी शहर के 6 तारीख को। यही था ना, यही चल रहा था, याद आ रहा है आपको? Yes, ma'am. हम्म। आज सुबह उठते ही सामने अतिरम्य विशाल पर्वत महासमुद्र का दर्शन किया और अतराफ छोटे छोटे कीड़ों के मीठे और सुंदर स्वरों की प्रार्थना सुनने आई, जैसे कोई बाजा बजाता हो। कीड़ों की भी मीठी आवाज होती है, यह पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मीठे और सुंदर स्वरों की प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई बाजा ही बज रहा हो। मतलब एक विशाल पर्वत महासमुंदर जो है उसका वो दर्शन कर चुके हैं। उठते हैं, प्रातः विधि करते हैं, फलाहार लेते हैं और अब फाउंडर मतलब जो अनानायिकियों के जो संस्थापक हैं उनके साथ चर्चा के लिए बैठते हैं। तो वे चाहते हैं कि हम गुरुदेव सेवा मंडल की पद्धति पर उनकी संस्था का संबंध जोड़े। 8 बजे उसके बारे में हमारी मीटिंग है और मैं निकला मीटिंग को। अब देखिएगा उन्होंने अपनी जीवनचर्या को किस प्रकार से यहाँ पर बताने का प्रयास किया। वास्तविक तौर पर हमें वो उस बात को बताने के लिए लोलुप होते हैं कि किस प्रकार से भारत की खासतौर पर महाराष्ट्र की जो संतों की भूमि रही, तो महाराष्ट्र की संतों की भूमि के साथ उन्होंने किस प्रकार से हमारी सेवा मंडल की उन पद्धतियों को किस प्रकार अपनाया। और वो मीटिंग के लिए निकले। मीटिंग से भी आया पहले संचालक ने, अब मीटिंग के लिए चलते हैं। तो पहले संचालक ने खड़े रहकर स्वागत किया और कहा, आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए, ऐसा हमने सुना। आप भी वहां का अहवाल बताने की कृपा करेंगे क्या? मतलब देखिए यहाँ पर भी एक और शब्द जुड़ा है, मराठी वाला। आपको इसके पूर्व भी शायद हमने आपको बात बताई थी, याद आ रहा है नहीं मुझे नहीं पता। तो इतिवृत्तांत दिया जाता है हिंदी में, जिसे इतिवृत्तांत कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसे रिपोर्टिंग कहा जाता है उसे मराठी में अहवाल कहते हैं। तो ये जो अहवाल ये शब्द आया है तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और उस समय में मैंने कहा वहां का भी कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ। करीबन 50-60 दूर दूर के राष्ट्रों के लोग थे। जरा सा गड़बड़ी का रूप आया था, मगर वो तो होता ही है, बाकी सब ठीक रहा। मतलब जितने बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उन बड़े प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हड़बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। तो ऐसा ही उन्होंने कहा, 50-60 दूर दूर के राष्ट्रों के लोग वहां पर एकत्रित थे। उन्होंने अपनी संस्था का हृदय बताना शुरू किया। अब देखिएगा कि अपनी संस्था का जो कार्य होता है वह उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया। अनानाई क्यों यह संस्था अध्यात्म के अनिस्थान अधिष्ठान पर स्थापन हो गई है। उसका मकसद केवल बाहरी नहीं, यह संस्था विश्व को इस अध्यात्म के तरफ लाना चाहती है। अब किस चीज के लिए वो पर आए हुए हैं, किस मीटिंग के लिए वो वहां पर आए हैं, तो तय है अपने अध्यात्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। और खास तौर पर अनानाई की जो संस्था है, उन संस्थानों के जितने भी अधिष्ठान हैं, उन अधिष्ठानों पर ये जो अपना सेवा मंडल है, तो सेवा मंडल के कुछ तत्व होते हैं, है ना। यदि आप लोग आपको पता होगा कि किस प्रकार से सेवा मंडल लोग होते हैं, जैसे मतलब वो लोग 4 बजे के बाद एक समय निर्धारित कर देते हैं कि जिस समय सीमा के साथ उनको खाना खाना है, सोना अपने समय पर है। कई उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कहीं पर भी जाते हैं तो जाते समय वह उस फूड को मतलब उस क्या कहे कि खाने की चीजों को ऐसे ही नहीं खाया जाता। वो पहले तय करते हैं खाना है या खाना किस आदमी किस चित्त से दे रहा है, कौन से ढंग से दे रहा है। तो ये सारे जो
रूल्स रेगुलेशंस है वह सेवा मंडल के थे। और सेवा मंडल का जो अधिष्ठान था वो ऊपरी तौर पर नहीं था, केवल बाहर ही नहीं था, बल्कि वह आंतरिक चेतना को जागृत करने के लिए जो अध्यात्म हमेशा प्रेरित करता आ रहा है, उसे वह जागृत करना था। उन्होंने पंचतत्व का कुछ वर्णन किया। आप सभी को पता होगा कि हमारा ये जो शरीर है, यह पंच तत्वों से बना है। डू यू अंडरस्टैंड कि पंच तत्व कौन से होते हैं? आपको जागृति ने जो लेक्चर्स पहली तासिका में लिया था, आप उसे याद कर लीजिएगा। उसने बोला था आपको कि अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है, जल तत्व होता है, आप तत्व होता है। तो इस प्रकार के जो 5 पंचतत्व वाली बात है, तो जब उन्होंने अपने पंचतत्व का कुछ वर्णन किया और कुछ गुणों का भी है, तो ये जो गुण होते हैं मनुष्य के भीतर, तो ये मनुष्य के भीतर 3 गुण होते हैं, जिसे सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण के माध्यम से कहा जाता है। आपको जागृति ने बताया था कि 3 हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और उससे ही लेफ्ट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम उन गुणों को जान सकते हैं। और मुझसे पूछा, अब आपका अनुभव बताइए। अब देखिए कि जब हम बाहरी दूसरे देश पर चले जाते हैं, तो दूसरे देश में हमारे एक्सपीरियंस को पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, है ना? मतलब जैसे तुलना करते हैं ना, भारत में रहते हैं हम और भारत के रहने वाले लोग, और जब विदेश में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या अनुभव हुआ, आपका वहाँ का कैसे था, यहाँ आप क्या फील कर रहे हो। ठीक वैसे जैसे हम लोग बचपन में, मतलब बचपन की नहीं, 10th क्लास तक हम अपने दूसरे स्कूल में थे, 11th 12th में दूसरे कॉलेज में चले गए, और 11th 12th कंप्लीट करते ही हम दूसरे किसी कॉलेज में चले गए। होता है ऐसा। तो जैसे कंपैरेटिव हम लोग करते हैं कि हमारे जितने साथी उस कॉलेज में नहीं गए, तो हम क्या करते हैं, पूछते हैं कि आपका कॉलेज कैसा है, अब का कैसे है, वहाँ का कैसे था, ये अच्छा लगता है या वो अच्छा लगता है। ये तो जो निजी अनुभव होते हैं, है ना? तो उन अनुभवों की बातों को लेकर यहाँ पर शेयरिंग होती है। और तब मैंने बोलना शुरू किया। तो अनुवाद करने वाले थे, मतलब देखिएगा कि जो जापानी और अंग्रेजी भाषा वहां पर चलती थी, और ये तो हिंदी में बात करते थे, तो इनका भी अनुवाद ट्रांसलेशन करने वाला वहां पर था, और 2 आदमी वहां पर बैठे थे। मेरी धारणा इस विषय में कैसी गई और अध्यात्म का अनुभव मुझे कैसे आया, ये मैंने क्रम से बताया। बड़ा हर्ष हुआ उनको, मतलब जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि मुझे यह अध्यात्म का जो फीलिंग है, अध्यात्म का जो अनुभव है, ये मैंने कैसे लिया, मैं कैसे इस क्षेत्र में चला गया। तो ब्रह्म, माया, चैतन्य, जीव, शिव और इसका 4 देह, 4 अवस्था, इसका विषय सुनने की इच्छा उनकी प्रकट की। मैंने कहा, आप जब कहो तब मैं हाजिर हूँ, क्योंकि यह विषय ही मेरे जीवन का सच्चा समाधान है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। देखिएगा कि उन्होंने ये जो माया की, ब्रह्म की, चैतन्य की, जीव की, शिव की, देह की या अवस्थाओं की जो बात की, या खास तौर पर अध्यात्म वाले लोग बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्मानंद सहोदर क्या है, ये मोह माया क्या है, ये परम चैतन्य क्या है। और जिस चैतन्य की फीलिंग्स को आपको जागृति ने अनुभव के जरिए बताया था, आपने फीलिंग भी खुद की होगी कि आपके उंगलियों के छोरों पर इस परम चैतन्य को हम फील कर सकते हैं, आज भी फील कर सकते हैं जो हमने कल फील किया था। तो ठीक उसी प्रकार उस विषय को सुनने की इच्छा उन लोगों की थी। और यही हुआ कि जब परम चैतन्य अपना कार्य करना शुरू कर देता है, तो मनुष्य को शांति से उन सभी चीजों को आत्मसात करता आना चाहिए। इसी कारण सहयोग आज केवल अपने देश में नहीं, बल्कि हम यूं कहें कि आज 180 देशों में, विदेशों में भी इस परम चैतन्य की महती को लोग स्वीकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने जीव, शिव, माया, ब्रह्म, देह, अवस्थाओं के बारे में बाहर विदेशों में जाकर, जापान में जाकर, अमेरिका में जाकर इन्होंने बताया, ठीक वैसे ही सहयोग का कार्य आज निरंतर रूप से चल रहा है। मतलब कि आपको यदि प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि क्या आज के
परा आधुनिक युग में या वर्तमान जगत की प्रासंगिकता के साथ यदि कोई अध्यात्म का विषय जुड़ता है तो वह विषय कौन सा है? तो ध्यान धारणा। और इस ध्यान धारणा के माध्यम से आने वाला सहयोग, यह एकमात्र ऐसा योग है कि जिस योग के माध्यम से लाखों करोड़ों ऐसे तमाम युवाओं को, वृद्धाओं को, अपनी जरूरतमंदों को वह पूरी फीलिंग करा सकता है। अब उन्होंने कहा कि जब आप चाहे तब मैं इन सब के बारे में आपको बता सकता हूँ, मैं हाजिर हूँ, बस आप पूछो। बस करीबन 8 बजे से 12 बजे तक इस विषय की चर्चा हुई। अब हम भोजन करके आए और इस विषय को लिख गए। मैंने इस वक्तव्य का भाषण किया, यह स्वतंत्र विषय है, लिखा है, वह भी किताब के स्वरूप में देना जरूर होगा। जापान यात्रा के भाषण इसी पुस्तक में आगे दिए हैं। यदि आपने बुक ले लिया होगा तो बुक के आगे उन्होंने जो भी भजन भी गाए, हर देश में तू हर वेश में, तो हमारी आवाज गंदी है, हम भजन को नहीं गा सकते, लेकिन यदि आपकी मम्मी पापा जो भी भजन गा सकते हैं तो आप उनसे जरूर ये भजन सुन लीजिएगा, या यूट्यूब पर भी डलवाते हो तो यो भजन भी आप लोग सुन पाते हो। बहुत ही बढ़िया भजन है वह। तो भाषण भी वहां पर दिए गए हैं। आज 2 बजे हम संस्था से समुद्र पर्यटन और निसर्ग के विशाल स्थान देखने को जा रहे हैं। आप दोस्तों, हम लोग चलते हैं उस विशाल निसर्गमय स्थान को, समुद्र पर्यटन को। और मैं जब बोट में बढ़ा, ये और एक शब्द आ रहा है, बोट, ध्यान में रखिएगा, जिसे हम जहाज कहते हैं ना, तो वहां पर जहाज न होते हुए बोट। जब मैं बोट में बैठा तब करीबन 100 आदमी हमारे साथ थे। बोट तो एक छोटा जहाज ही था, उसे इंजन लगा था, बड़ी वेग से चलती थी वह बोट। अपार समुद्र और अथाह 2-2 हजार फीट के ऊपर, मतलब बहुत बड़ा, 2-2 हजार फीट के ऊपर, बल्कि अधिक ज्यादा ऊंचे पर्वत, और उसके बीच में ही अथराफ यह शहर बसा है। करीबन 20 मील एक सुंदर स्थान था बुद्ध का। वहां गए, अति रम्य वह स्थान है। वहां से घूमते घूमते अथराव के अड्डों पर चले। नीला गर्द पानी समुद्र का जैसा आकाश होता है, इतना स्वच्छ था पानी कि 100 फीट का भी सुंदर दिख सकता था। नीचे बड़े विशाल पत्थर पत्थर है इसके, कभी कभी 200-200 फीट का एक एक पत्थर दिखता है, कभी छोटे। उसके अंदर पेड़ लगे हैं 100-100 फीट के। नीचे पानी में कुछ खास सब्जी भी बनती है। शंख और अनेक प्रकार के जानवर नजर पड़ते थे। देखिएगा कि ये जो सी फूड होता है, शायद ही आप उसे जानते हो, लेकिन आपको बता दें कि सी फूड बहुत ही महंगा होता है ना। पता होगा आपको, आपको नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा, लेकिन अधिकतर आज के युवतियों को ये सी फूड का बड़ा चस्का लगा हुआ है। बहुत ही महंगे दामों में ये सी फूड बिकता है और बड़े चाव से हम लोग उसे खाते हैं। तो यही सी फूड की बात वो कर रहे हैं कि उसके नीचे के पानी में कुछ खास सब्जी भी बनती है, और उस सब्जी को कैसे हम लोग खाते हैं इसके बारे में उन्होंने बातें बताई। एक बाई जाते जाते हमें मिली। देखिए यहाँ पर और फिर से एक बार वो बाई शब्द आया है। देखिएगा कि जैसे बाई या जो शब्द है ना, ये बड़ा सोच समझ के प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम महाराष्ट्र में बाई कहते हैं काम वाली बाई को, है ना। और एक बाई होती है जो टीचर्स होती है ना, मतलब जो चौथी की क्लास तक, अब तो मैम मैम कह के पुकारते, लेकिन थोड़ा सा पीछे, मतलब आपके पापा के एज के लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनको बाई और गुरुजी कहा जाता था। ओके, तो ये जो मराठी का वर्ड है बाई, तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यदि हम लोग कलकत्ता में चले जाते हैं, आपको पता होगा कलकत्ता सिटी बड़ा रोमांचक है। तो कलकत्ता में जब हम लोग चलते हैं तो कलकत्ता की सिटी में ऐसा बाई शब्द का प्रयोग उन औरतों के लिए किया जाता है जो अपने मतलब क्या कहें हम, देह की बिक्री करती है, ऐसे औरतों को बाई शब्द किया जाता है। तो यहाँ पर एक बाई से तात्पर्य एक लेडी से है, या हम यूं कहें कि एक औरत से है।
तो 70 फीट गहरी डुबकी लगाकर वहां से एक नई प्रजाति की मछली वो पकड़ रही थी। कितनी? 70 फीट गहरी डुबकी लगाकर वहां से एक नई प्रजाति की मछली वो पकड़ रही थी। हमने वहां बोट खड़ी की और उस लेडी की चीजों को ले लिया। कुछ शंख हैं और कुछ निराले जीव। मुझे तो उस महिला को देखकर आश्चर्य लगा। वह मिनटों में जाते थे और फिर आते थे। कितनी दफा उसकी चक्कर चलती थी उसमें। मैंने सुना उसी पर उसका जीवन था। देखने में सफेद रंग था। बदन पर सुंदर सफेद कपड़े थे उसके, मगर पानी में मछली के समान दिखती थी वह। हम वहां से चले। फलाहार मतलब जलपान भी बोट में ही हुआ था सबका। मैंने बोट कैसे चलती है इसे गौर से देखा। तब बोट चलाने वाले ने मुझे सिखा दिया और और आधे घंटे में सीखकर मैंने समुद्र में बोट चलाई। ड्राइवर बाजू हो गया था। मुझे देखकर सब साथी आश्चर्य करने लगे कि ये इतनी जल्दी बोट कैसे चलाते हैं। मैंने कहा, जो दिल से भजन करना जानता है वह सारा संसार चला सकता है। फिर इस बोर्ड की क्या बात है बाबा? अनानाइक्यों के फाउंडर भी देखने आए थे। देखिएगा कि जब उन्होंने एक चीज हमें यहाँ पर बता दी। पहला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि जो कार्य दिल से करते हैं, है ना। फिर दिल से कार्य करने की बात यदि आती है तो जैसा भी कार्य हो, वो दिल से यदि भजन करना जानता है वो सारा संसार चला सकता है। मतलब जिसने दिल से भगवान को माना और जिसने दिल से भगवान को आत्मसात कर लिया, बस वो लोग सब अपना संसार चला सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। फिर 4 घंटे समुद्र में हम घूमे। अब देखिएगा कि जब समुद्र का वातावरण हमारे साथ तैयार हो गया है, समुद्र पर्यटन को हम लोग निकले हुए हैं और समुद्र पर्यटन निकलते हुए बोट में बैठे और वो जो इंजन लगा था वो बड़े वेग से गति से चलता था और उसके नीचे भी जो अपार समंदर है, 2-2 हजार फीट के ऊपर, बल्कि ज्यादा उसके पर्वत दिखाई देते हैं और जो शहर बसा हुआ है तो निश्चित ही तौर पर एक विशाल वह दिखता है। और खास तौर पर 20 मील पर एक सुंदर बुद्ध की जो मूर्त है उस मूर्ति को देखने के लिए, सुंदर स्थान, अत्यंत रमणीय स्थान को देखने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वह पहुंचते हैं तो अड्डों पर चलते हैं तो नीलागर पानी समंदर का जो होता है वह आकाश के जैसे, इतना स्वच्छ पानी, ये 100 फीट का भी अंदर सुंदर दिख सकता था। उसके नीचे बड़े बड़े विशाल पत्थर और कभी 200-200 फीट का एक एक पत्थर भी दिखता है। और ये सब जब समंदर की बात चलती है तो निश्चित ही तौर पर वहां पर मछलियों को पकड़ने के लिए कोई औरत आई है और जिस औरत का उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि इतनी सुंदर थी और सुंदर भी, और उसने सुंदर कपड़े भी पहने थे और सफेद रंग था, मतलब वो गोरी चिट्ठी औरत थी, मगर पानी में बिल्कुल मछली के समान वो दिखती थी। अब हम वहां से निकले और जैसे ही रास्ते से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है सभी को कि हम भी ये चला कर देखें, चाहे वो कार हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो ट्रेन हो। और जब बैठते हैं तो वो अट्रैक्शन बढ़ जाता है और जिस कारण वह अतिथि के रूप में थे। और खास तौर पर उनका एक मूल्य था जिस कारण वो जो ड्राइवर था उस जहाज का वो भी हट गया, नाविक जिसे कहते हैं, तो वो नाविक हट गया और नाविक ने उनको नाव को चलाना, जहाज को चलाना भी सिखा दिया। अब हम 4 घंटों तक समुद्र में घूमे। यह कार्यक्रम सिर्फ मेरे ही लिए था। किनारे सब लड़के लड़कियों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों लोग देख रहे थे। कुछ लड़के तो बड़े सुंदर शरीर के, अंडरवियर लगाए और समुद्र में 2-3-3 फरलांग तैरते थे। हम एक जगह उतरे। मछलियों की प्रदर्शनी की वह जगह थी। इतनी सुंदर जगह थी वह। हर मछली की जाति बताई जाती थी। मैंने तो बम्बई में मछलियों की प्रदर्शनी देखी थी, मगर उससे कई गुना ही अच्छी थी। जलचरों की वह प्रदर्शनी देखकर मेरा दिल तो समाधि की ओर बढ़ने लगा। दिल में आया, क्या ईश्वर की ये रचना है। जितना आदमी अपनी पोशाक नहीं कर सकता, उससे लाख गुना इन मछलियों में सुंदर रंग और उनके प्रकार मैंने देखे।
पास में बड़ी मछली थी। वह करीबन 40-50 फीट लंबी होगी, मगर बड़ी चपल। जब सांस डालती थी तब ऐसा लगता था कोई इंजन हवा ले रहा हो। वह मरी हुई मछलियां खाती थी और भी चीजें खाती होगी। मगर हमने देखा कि एक भाई बड़ी मरी मछली डालकर उसे खिलाता था। वह विमान के समान वेग से ऊपर आती थी और मछली खाती थी। डॉल्फिन कहा जाता है इसे, फिश को पता होगा आपको। बस चले वहां से। अब देखिए कि जो मछलियों के अंतर को उन्होंने बताया कि वो मछलियां कितनी सुंदर थी और कितने प्रकार के वह पोशाक धारण कर चुकी थी। मतलब उन्होंने उन सभी मछलियों के रंग को, रूप को देखा था और जिस कारण उन्होंने यह बात बताई थी कि कितना मतलब ये भगवान का या परमेश्वर की कितनी अच्छी रचना है कि जितना आदमी अपनी पोशाक से सुंदर नहीं दिखता, उतनी लाख गुना इन मछलियों में सुंदर प्रकार के रंगों से सजी हुई है। और एक मछली भी थी जो पास में बहुत बड़ी मछली के रूप में दिखाई देती है और वह मरी मछलियों को खाती है। और बस इतना होने के बाद वो वहां से चलते हैं। कारखाना भी देखा, बोट में ही, समुद्र में ही हवा, हजारों लड़के मछलियां पकड़ते थे और घर ले जाते थे। मैंने मियोशी नाम के एक प्रोफेसर को पूछा, क्यों जी, क्या इनको अन्न ही नहीं मिलता? मतलब खाने के लिए क्या इनके पास और कुछ नहीं है? तब उन्होंने कहा, महाराज, यही उनका अन्न है। इनके पास खेती नहीं और दूसरे धंधे भी कम हैं। वैसे ये लोग उद्योगी हैं, मगर उनको इसके सिवा अन्न पर्याप्त नहीं मिल सकता। अगर ये मछलियां नहीं खावेंगे तो मर जावेंगे बेचारे। अब देखिएगा कि निश्चित ही तौर पर तो यह प्रश्न आना निश्चित था, क्या खाएंगे आखिरकार ये लोग। तो उनके पास कुछ दूसरी चीज नहीं है क्या खाने के लिए? तो उन्होंने बताया, जो एक प्रोफेसर वहां पर प्रोफेसरी कर रहे थे, तो मियोशी नामक थे, उन्होंने बताया कि नहीं, इनके पास और कोई उपादान नहीं, खेती नहीं कर सकते और मछली भी नहीं खाएंगे तो ये तो मर जाएंगे बिना खाकर, जिस कारण उनको वो खाना पड़ता है। तब मैंने कहा, अब देखिए ना, हमारे देश की खासियत क्या है, हमारे देश का मानना क्या है। तो वो उनको बताते हैं कि ना बाबा, हमारे देश में तो ये सब नहीं चलता। भले ही आप उधर निर्वाह के लिए या अपनी पेटार्जन के लिए इस प्रकार का कार्य करते होंगे, लेकिन हमारे देश में तो, हमने इसके पूर्व भी आपको कहा कि हम लोग क्या करते हैं, एक की दूसरे के साथ तुलना करते हैं कि ये इसमें क्या है, उसमें क्या है। जैसे ये चलता था कि वहां पर क्या था, यहाँ पर क्या है, तो वो तुरंत बताते कि अपने देश की बात। हमारे देश में तो हम मुर्गी, मछली, बकरी खाने को बड़ा पाप समझते हैं, मगर तुम्हारे तरफ तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरा साधन नहीं है तुम्हें। आखिर आदमी को जिलाकर उससे दुनिया का काम करना है, और इसलिए तो हम बता भी नहीं सकते। मगर हमारे दिल को तो लगता है बेचारे जीव को फिजूल तुम्हारे लिए मरना है। खैर, निसर्ग ही ऐसा, क्या करें। जहां अन्न नहीं वहां दूसरा इलाज नहीं। हमारे भी देश में कुछ लोग मांसाहारी है, कुछ तो बिल्कुल नहीं है। देखिएगा कि जब वो अपने देश की तुलना उनके देश के साथ करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने क्या बता दिया कि जब मुर्गी की बात आती है, मछली की बात आती है, बकरी की बात आती है, तो आज भी अपने परिवारों में मुर्गी खाना, मांस, मतलब मांसाहार को वर्जित माना जाता है। मतलब ऐसा कि नहीं, ये जीवों को फिजूल ही तुम मार रहे हो, और पाप माना जाता है ना अपने देश में। और मतलब, और यही तो है, मतलब कि क्यों हम उन बेचारे जीवों को मारे और उनको खाए, जबकि अपने देश में सब कुछ है, उनके देश में नहीं है। तो इलाज ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो कहते हैं, तो अब उन्होंने कहा कि वे कैसे जीते होंगे जो मांस मच्छी नहीं खाते। अब देखिए ना, जब उन्होंने कहा कि कुछ तो बिल्कुल नहीं है, मतलब हमारे देश में कुछ लोग मांसाहारी हैं। आज भी हमारे बीच में कई लोग इस मुर्गी को, मछली को, बकरी को खाते हैं, है ना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो लोग बिल्कुल इसे छूते भी नहीं। छूते क्या, मतलब उस गली से भी हम लोग चले जाते हैं तो बस बड़ी घिन आती है, मतलब जा भी नहीं पाते। तो तुरंत ही जो प्रोफेसर है मियोशी नाम के, उनको सवाल करते, वो कैसे जीते होंगे जो मांस मच्छी नहीं खाते। फिर मैंने हंसकर कहा, इसका उदाहरण तो तुम्हारे पास मैं ही खुद हूँ। क्या मैं तुमसे कमजोर हूँ?
क्या कम ऊँचा हूँ? क्या मेरी छाती कम है? फिर तो बताइए तो सही कि माँस के सिवा आदमी रह सकता है या नहीं? ऐसे कैसे बोलते हो कि माँस के सिवा आदमी जी ही नहीं सकता? अब एक जगह पर यदि हम माँस को ही सब कुछ मान लें, तो निश्चित ही तौर पर तो यह प्रश्न मियोशी के दिल में आना निश्चित था कि ऐसा क्या है कि क्या वो लोग भी जीते होंगे जो मांस मच्छी को बिल्कुल नहीं खाते? और उन्होंने कहा कि जी हाँ, जीते हैं क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि हम लोग खाते नहीं है तो हम कमज़ोर होते हैं, क्या हम ऊँचे नहीं हैं, क्या हम फिट नहीं है, फिज़िकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने खा और एक बात है कि अपने खाने पर डिपेंड करता है आपकी वाणी कैसे होती है ना? यदि हमारी जैसा खाओगे ना वैसे आपकी वाणी होगी, ऐसा माना जाता है। मीठा खाओगे तो आपकी वाणी बड़ी मीठी होगी और तीखा खाओगे तो आप बड़े एग्रेसिव हो जाओगे। ऐसा मतलब है और ऑलरेडी है ऐसा मतलब आप यकीन करो या ना करो आई डोंट नो बट ये है, ऐसा होता है। ठीक है। तब उन्होंने इस बात को कबूल भी कर लिया और कहा कि मैं भी अब ज़्यादा वेजिटेबल खाया करूँगा। अब देखिए कि जब मियोशी नामक एक प्रोफ़ेसर से जब इस प्रकार की वार्तालाप चलती है, तो उस वार्तालाप के साथ वो कहते हैं कि अब मैं भी वेजिटेबल खाया करूँगा। अब हम लगे किनारे। अब देखिएगा ये सारा वातावरण जो था, सारा चित्रण जो था, वो सारा चित्रण था केवल समंदर का कि समंदर में लोग कैसे रहते हैं। और क्या खाते हैं। मैंने फाउंडर और उनके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। तब उन्होंने कहा, "जब-जब आपको यहाँ रहने की इच्छा होगी, तब-तब 4-6 महीने रहने आइए। ऐसा हुआ तो हम अपनी बड़ी किस्मत समझेंगे। जब आपको लगता है तब यहाँ आ जाइए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा।" हाँ, अब देखिए कि ये लोग महज़ मांस, मच्छी या वो ही नहीं खाते, तो ये लोग शराब पीते हैं और ये मुझे ठीक नहीं लगता। मांस भी खाते थे मगर उनके तरफ ये आदत बच्चों से लेकर बूढ़ों तक है। तब क्या करें? मगर बेचारे हमारे देश के समान नालियों में पड़ते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा। देखिए, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उम, हमारे देश में शराब पीते ही सब लोग नालियों में पड़ते हैं, है ना? लेकिन ऐसा वहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये आदत है मांस खाने की, शराब भी पीने की, लेकिन वो कभी भी नालियों में पड़ते उन्होंने नहीं देखे। ज़रा समझ कर, समय देखकर, काम करने करवाने की, पीने की आदत है इनको। हमारे यहाँ से अच्छा है। देखिएगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं होता इसके बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है। बस आते ही मैंने तुकाराम जी को लेकर प्रार्थना की। आज मैं गरम कॉफी पीकर लिखने बैठा, तो लिखना होने के बाद सोने की तैयारी में मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा देश भी बहुत थोड़े दिन में इसी सौंदर्य को प्राप्त होगा। क्या नहीं मेरे देश में? ये लोग कच्चा माल वहीं से लाते हैं, पक्का करके वही बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर भारत में भी घर-घर में ऐसे उद्योग होते, तो भारत की बराबरी कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। इसमें मैं शेखी नहीं बघारता, बड़ाई नहीं कहता। बिल्कुल यथार्थ है मेरी बात। मगर उस भारत को हजारों प्रचारकों की जरूरत है, जो बिना गुटबंदी, गुटबाजी के और बिना इलेक्शनबाजी के रचनात्मक काम करें और धर्म भावना देश की उन्नति में लावे। मैं अभी सोता हूँ, लेकिन यहाँ सोना मना है। आप लोग यहाँ पर नहीं सो सकते। उन वो सोच सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कर्म बहुत अच्छे से कर लिया है। और यहाँ पर हमारा जो 6 अगस्त 1955 का जो पाठ था, बड़ा लंबा था, लेकिन हमने उसे कंप्लीट कर लिया। शायद शब्द का शायद ही आप इससे समझ गए होंगे। आई डोंट नो बट यू नो दैट समझ में आया या नहीं आया। शिमोजी शहर 7 अगस्त 1955 की बात और आज 3 बजे मैं उठा, सब विधि हो गई। आज तो मैंने अपने हाथ से दाढ़ी करना भी सीख लिया। यहाँ पर सभी लोग करते थे। मैंने सोचा मैं ही क्या बना नहीं सकूंगा। देखा समझ लिया। तानाबे नाम के भाई की मदद भी ली और बन गई मेरी दाढ़ी। छोटी छोटी बात के लिए पराधीन रहना ठीक नहीं। अब देखिएगा कि इन्होंने इस छोटे से वाक्य के साथ कौन सी घटना बता दी कि छोटी छोटी बात के लिए हम पराधीन रहते हैं मतलब दूसरों पर डिपेंड रहते हैं
और ये बात को जचती नहीं है। और उन्होंने जब दूसरों पर डिपेंड रहना होता है तो बड़ा मतलब बहुत ही अ, या हम यूँ कहें कि नहीं रह सकते दूसरों पर डिपेंड। हाँ, एक सवाल आप लोगों से करना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो दोपहर की 3 बजे की तासिका के लिए आप लोग रेडी होते हो तो बता दीजिएगा। यस मैम। सब लोग रेडी हैं? जी मैडम। ठीक है। हाँ, छोटी-छोटी बात के लिए पराधीन रहना ठीक नहीं है, मतलब हम दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हमें अपने काम खुद को करने चाहिए। मगर भारत में मुझे करने नहीं देते थे, वे समझते थे ये बड़े आदमियों का काम नहीं, मगर ये गलत है। जितना खुद का काम खुद कर सके करना चाहिए, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कई रईस तो जूता पैर में डालने के लिए भी आदमी रखते हैं, मैं इसको तो फिजूल रईसी मानता हूँ। इस जापान देश में तो बड़े-बड़े और भले आदमी अपना सामान अपने हाथ से लेकर चलते हैं, मगर इन्होंने हमें सामान नहीं उठाने दिया। स्टेशन पर बहुत आदमी आते हैं, उनमें से कुछ सामान ले जाने की व्यवस्था करते हैं, खुद ले जाते हैं। इस परिच्छेद से हमें यह सीख मिल जाती है कि हमें अपना काम खुद करना आना चाहिए। आज फिर सुबह मीटिंग होगी। आज हम अन्ना नाइको के फाउंडर की विनती के अनुसार उनके स्थान में गए। जब मैं वहां गया तब उन्होंने मुझे कहा, हम इस अनानाइको संस्था को विश्वव्यापी बना रहे हैं। उससे करीबन बहुत राष्ट्रों का संबंध है। हम आपको उस संस्था का प्रमुख सलाहकार बनाना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं भी काफी दिन से यह सोच रहा था कि सारे विश्व का संबंध मुझसे आए और मानव धर्म के विचार विश्व के लोगों के हृदय में मैं पहुंचाऊं। आज आपने यह योग लाया, इसलिए मैं आपकी विनती को स्वीकार करता हूँ। मैं इस संस्था का हमेशा हित चिंतन करूंगा, सलाह देता रहूंगा। मैं शास्त्री नहीं हूँ, मगर शास्त्र के हृदय का साक्षात्कारी जरूर हूँ। तब उन्होंने कहा, हम इस बात को पूरे जान गए हैं। हमने आज उनकी फर्ज पर मंजूरी दे दी। उसके पहले संस्था का उद्देश्य समझ लिया। सेवा मंडल से पूरी तरह से कितने निकट है यह भी ऐसा समझकर उन्होंने स्वीकृति दी। मैं उनका सलाहकार बना। अब यह गुरुदेव की दया में मानता हूँ। अब दूसरी मीटिंग को शुरुआत हो गई। अब चलते हैं दूसरे मीटिंग पर। फैन फाउंडर के प्रथम शिष्य ने कहा, ईश्वर की आवाज ईश्वर के भक्त से सुन सकते हैं। उन्हीं को जगत शांति और जगत धर्म बताने का अधिकार होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसे अधिकारी पुरुषों की आज्ञा से जगत चलेगा, तब इस संसार में शांति स्थापित होगी। यह बात उन्होंने मेरी ओर देखकर कही। फाउंडर होते हैं, आप सभी को पता होगा कि फाउंडर वो होते हैं जिन्होंने किसी फाउंडेशन का निर्माण किया हो। और ऐसे व्यक्ति खास तौर पर ईश्वर की आवाज को ईश्वर का भक्ति सुन सकता है। सही तो है। मतलब यदि हम आपको बार-बार सचेत करवा रहे हैं कि ये ईश्वर है, लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा उसे स्वीकार नहीं करती कि वो जगत शांति क्या है, जगत धर्म क्या है, प्रेम क्या है, वास्तविकता क्या है, और इन सभी के कारण शांति स्थापित होगी पूरे संसार में। और यह जो नींव है, यह नींव उन्होंने उसके फाउंडर का जो प्रथम शिष्य था, उन्होंने उनके साथ बताया। बाद मैंने पूछा, आत्मा की स्थिरता के लिए क्या आप खान-पान या रहन-सहन ठीक करने की ज़रूरत नहीं समझते? अब कहीं न कहीं इनके माइंड में ये सब जो द्वंद था वो चल रहा था। द्वंद कैसा? क्योंकि वो मछली खाते थे, मांसाहार करते थे तो ठीक था। लेकिन मांसाहार करते-करते जब वो शराब पीते थे तो यह बात उनको बड़ी खटकती थी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। भले ही वो उन नालियों में न गिरे, लेकिन कहीं न कहीं आत्मा की स्थिरता के लिए बाधाएँ ये खान-पान या हमारा रहन-सहन आ सकता है, यह वो कहना चाहते थे। तब उन्होंने कहा, खाने-पीने में मैं परहेज़ नहीं मानता। अभ्यास का और खाने-पीने का क्या संबंध? उस पर मैंने कहा, यह बात मुझे ठीक नहीं लगती है, क्योंकि दिमाग ठीक रहे, तंदुरुस्ती अच्छी रहे, तो ही आदमी अभ्यास कर सकता है।
मगर बदहजमी हो जाए तो आदमी काम ठीक नहीं करेगा। अगर शराब पिया तो उसका ध्यान बिगड़ जाएगा। अगर वह बुरी बातों में पड़ेगा तो चित्त स्थिर नहीं होगा। क्या आप इसको नहीं मानते हैं? ये जो वाक्य है, यह वाक्य आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। आपका सिलेबस नया है, सिलेबस नया होने के कारण कौन सा वाक्य आरसी के लिए पूछा जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आफ्टर ऑल हम सभी लोगों को यह आवश्यक है कि पूरा जो मेरी जापान यात्रा है उसके हर पार्ट को आपके सामने रखें। कहीं पर भी एक पॉइंट, एक वाक्य, एक शब्द भी ड्रॉप आउट न करें, ताकि आप लोग उसे ठीक ठाक ढंग से लिख पाए और केवल न समझें यहाँ पर, बल्कि आप अपनी जिंदगी भर उसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि ये जो संत साहित्य है यह केवल एक क्लास में पढ़ने और पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो पूरी जिंदगी आपके लिए काम आ सकती है। तो खाने पीने में परहेज नहीं मानने वाला वो जो फाउंडर का शिष्य है, वो तुरंत कहलवा देते कि बात मुझे कुछ जची नहीं, अच्छी नहीं लगी। यदि हमारा दिमाग ठीक नहीं रहता है, तंदुरुस्ती अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग अभ्यास नहीं कर सकते। ये तो बात बिल्कुल सही है। इस बात की साक्ष्य तो हम प्रेमचंद जी के साहित्य को लेकर कर सकते हैं, महात्मा जी, विनोबा जी, इन सबके साहित्य को लेकर कर सकते हैं कि यदि दिमाग ठीक नहीं रहता है तो तंदुरुस्ती अच्छी नहीं रहेगी, आदमी अभ्यास नहीं कर पाएगा, और बहुत ज्यादा भोजन कर लिया जाए तो बदहजमी हो जाए तो हम काम भी नहीं ठीक कर पाएंगे। एक जगह पर नहीं मिलता है तो भी प्रॉब्लम, मिल जाता है तो भी प्रॉब्लम, और यदि शराब पीते हैं तो हमारा ध्यान बिगड़ जाता है, हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते शराब से, और अगर बुरी बातों में हम लोग पड़ जाएंगे तो हमारा चित्त स्थिर नहीं रहेगा। तो क्या आप इसको नहीं मानते? देखिए बेटा कि ये सारी जो बीमारियां होती है ना, वो चित्त के कारण होती है। बिखरा हुआ जो चित्त होता है, उस चित्त को जब तक हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, और उस चित्त को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, उस बिखरे चित्त को एकाग्र किया जाता है। फिर निर्विचारिता आती है, जिस कारण आपके विचारों को रोकथाम कर दी जाती है, और जब आप विचारों को रोकते हैं तो आप की हुई स्टडी जो है आपकी, वो आप उसे ठीक ठाक ढंग से पढ़ सकते हैं और लोगों को आप बता भी सकते हैं। इतना तो उन्होंने बता दिया, और उन्होंने इस बात की कबूली भी की कि ठीक है, ये आप जो बता रहे हो तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। जलपान लेने के बाद प्रेम से मीटिंग खत्म हुई। अब मैं भोजन करने जा रहा हूँ, 12 बजे हैं। आज मेरे साथ अंग्रेज भाई मिस्टर कर्क थे, बेंगलोर में रहते थे। उन्होंने फिर वही विषय लिया और कहा, जब आदमी किसी चीज की परहेज नहीं रखेगा तो चाहे कोई हो कैसे ठीक होगा। देखिएगा, परहेज करना बहुत अच्छा होता है ना? कोई भी आदमी हो दुनिया भर का, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो अंग्रेज भाई था मिस्टर कर्क, तो जो बंगलोर में रहता था, तो उन्होंने फिर वही विषय लिया और कहा कि जब आदमी किसी चीज की परहेज नहीं रखेगा, चाहे कोई हो, कैसे ठीक होगा। मतलब कई बार हमें भी उन चीजों का परहेज रखना पड़ता है। जैसे कि कई लोग होते हैं, लेक्चर चल रहा है और दूसरी जगह पर हम खाना पीना, किचन में काम करना, सोना, ये तक करते हैं, और हम लोग हैं, हमें लगता है कि नहीं जुड़े हैं बच्चे तो आवाज क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम लोग परहेज नहीं रखते हैं। और परहेज हमें रखना चाहिए कि लेक्चरर यदि लेक्चर दे रहा है तो हमारा परहेज ये होता कि हमारे पास कॉपी हो, पेन हो, लेक्चर के लिए हेडफोन हो, और हम उनकी बातों को अच्छे से आत्मसात करें। ये आपके लिए परहेज है, और उन लोगों के लिए परहेज की वाली बात कौन सी है? तो मैंने कहा कि बात तो बराबर है, जो सारे समाज को नीति सिखाने आता है उसको जरूर परहेज रखना चाहिए। अगर वह बिना परहेज का रहेगा तो उसके समाज के लोग भी वैसा करेंगे, फिर उसका मुकाबला इसी को करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जब लाखों से संबंधित रहता है, तब कोई किसी से टकराया तो जवाबदार कौन होगा? वही होगा जो सबके नियमों का पालन नहीं करता। खाना पीना रहना, इसके लिए नियम चाहिए। यह जो आपने कहा वो बहुत ही जरूरी था, उस अंग्रेज भाई ने कहा। मैंने कहा, भाई प्रकृति की आदत से आदमी बिना शिक्षा के बिगड़ भी जाना स्वाभाविक है, मगर